हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे, कुछ बच्चों की क्वेरीज आई हैं कि जैसे मैंने द्वंद्व और द्विगु समास का डिफरेंशिएट करना बताया, अंतर करना बताया, उसी तरीके से दो और समास होते हैं जिनमें बहुत बारीकी से, बहुत ही बारीक सा एक अंतर होता है। लेकिन उस अंतर को अगर हम पहचान लें तो फिर हम, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है और 6th 7th 8th में तो ये हर जगह आता ही आता है कि बहुव्रीहि और कर्मधारय जो समास है इनकी पहचान हम कैसे करें। बहुव्रीहि और कर्मधारय, ये समास, दोनों ही समास जो हैं वो बिल्कुल देखने में एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को किस बात पे आती है कि हम कैसे पहचानें उदाहरण देखकर कि ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है या फिर ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। दोनों में मैं आपको एक बेसिक सा अंतर बता देती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो समास होता है उस समास में दो पद होते हैं, हर समास में दो पद होते हैं। पहले को हम कहते हैं पूर्व पद और दूसरे को कहते हैं उत्तर पद। बहुव्रीहि और कर्मधारय समास जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं, इनके लगभग जो उदाहरण हैं वो भी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी इनको डिफ्रेंशिएट करना है हमें। अगर एग्ज़ाम में एक ही शब्द आ गया, जैसे कि तो हम यहाँ कर रहे थे बहुव्रीहि और कर्मधारय। अब बहुव्रीहि और कर्मधारय समास, जैसा कि देखने में, पढ़ने में ये दोनों समास बिल्कुल एक जैसे हैं। इनके बहुत सारे उदाहरण हैं जो दोनों ही समास में आते हैं। जैसे आप ले लो नीलकंठ, इसके लिए आपको दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि आप बताओ ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है या फिर ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। ये दोनों ही हो सकता है, ठीक है। आप अगर दोनों ही आप कर रहे हो तो दोनों ही गलत नहीं है। लेकिन आपको अगर प्रश्न आता है कि नीलकंठ का समास विग्रह करके समास का नाम लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? अब आपका खुद का कन्फ्यूजन दूर होना ज़रूरी है। बहुव्रीहि समास में हमेशा थर्ड पर्सन को इंडिकेट किया जाता है। देखो, समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, ठीक है। लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना पहला ना दूसरा। इसमें क्या होगा, बहुव्रीहि में हमेशा किसी तीसरे के बारे में बात की जाएगी। जैसे हम बोले नीलकंठ, ना इसमें नील के बारे में बात हो रही है, ना इसमें कंठ के बारे में बात हो रही है, इसमें बात हो रही है महादेव के बारे में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा उसमें किसी, दोनों ही शब्दों में से किसी भी शब्द की प्रधानता नहीं है। उसमें आपको तीसरा पद प्रधान मिलेगा, उसमें बात तीसरे के बारे में होगी, दोनों के बारे में नहीं होगी। अगर मैं नीलकंठ को बहुव्रीहि समास के लिए करूं, तो इसका विग्रह करूं, तो मैं लिखूंगी नीला है कंठ जिसका। अब जहां जिसका आ गया वो थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला है? महादेव शिव, जिन्होंने विषपान करके अपने गले में विष को धारण किया हुआ है, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला है। तो यहाँ अगर मैं बहुव्रीहि समास में नीलकंठ को उदाहरण के रूप में लेती हूँ, तो मैं लिखूंगी नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ हमने शिव को स्पेसिफाई किया, ना नीला को किया ना कंठ को किया। सिमिलरली अगर मेरे को यही प्रश्न दोबारा आ जाए कर्मधारय समास में, तो मैं कर्मधारय में नीलकंठ को उदाहरण के रूप में लेते हुए इसका समास विग्रह कैसे करूंगी? मैं लिखूंगी नीला है जो कंठ। कर्मधारय समास में हमेशा दूसरे पद के बारे में बात होती है। पहला पद है नील, दूसरा है कंठ, हमने कंठ के बारे में बताना है। कर्मधारय समास में हमने कंठ के बारे में बताना है, तो मैं यहाँ लिखूंगी नीला है जो कंठ, यानी कि वो गला जो नीला है। तो यही बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। बहुव्रीहि में हमेशा तीसरा पद प्रधान होता है और कर्मधारय में हमेशा दूसरे पद के बारे में बात होती है। आई होप इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।